हेलो एवरीवन, देखो BHU का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 वाला। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, उसी तरीके से सीखना। इसके एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ पूरे पेपर के बारे में, क्या क्या टॉपिक ज़्यादा रहे, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए BHU के लिए। ठीक है, तो इसको देखें और ये बहुत काम का होने वाला है, ये लास्ट में बहुत काम का होने वाला है। देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट pKa। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa, एक्चुअली में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो तो होता है K, तो उसकी pKa वैल्यूज है, उसकी pKa वैल्यू है। देखो pKa क्या हो गया, माइनस ऑफ log Ka। तो आपको पता चल गया pK और Ka के बीच में माइनस का रिलेशन आ गया, मतलब इनवर्स रिलेशन आ गया। मतलब अगर किसी चीज का Ka ज्यादा है तो उसका pKa क्या होगा, कम होगा, ऐसा समझो। तो देखो Ka बताता है मेरे डिसोसिएशन को, Ka बताता है मेरा डिसोसिएशन को ऑफ एसिड। अब देखो मेरे पास कोई एसिड है CH3COOH जो डिसोसिएट हो रहा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। तो आपको पता है कि ये कितना डिसोसिएट होगा, वो डिपेंड करेगा Ka पर। Ka ज्यादा तो मतलब अल्फा ज्यादा, मतलब डिसोसिएशन ज्यादा, मतलब H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा मतलब एसिडिक ज्यादा। ठीक है, इस चीज को समझो। तो Ka ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, और आपको पता है pK और Ka का रिलेशन उल्टा है। तो अगर Ka ज्यादा तो pKa कम, तो मतलब K ज्यादा होगा तो pKa कम होगा, समझ रहे हो। मतलब अगर एसिडिक ज्यादा होगा कोई चीज तो उसका Ka ज्यादा होगा ऑब्वियसली, पर उसका pKa कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि pKa और एसिडिटी में इनवर्स रिलेशन है। कैसा, pK और एसिडिटी में इनवर्स रिलेशन है। तो देखें क्या है, हायर pKa वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्गर एसिड। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हायर pKa वैल्यू वीकर एसिड को बताएगी, क्योंकि एसिडिटी और pK इनवर्स रिलेशन है। लोअर pK वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्गर एसिड। बिल्कुल सही बात है, pK वैल्यू लोअर होगी तो एसिडिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली एसिडिटी ज्यादा होगी तो pK लोअर होगी। यहां से सीखा, ठीक है। ऑल एसिड्स कैन हैव सेम pK, नहीं, अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। लोअर pK वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए वीक एसिड, नहीं, लोअर pK मतलब K ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, तो लोअर pK वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्गर एसिड, दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगले पर चलते हैं। HCF2 is isostructural with सेम क्वेश्चन DU 2020 में आया, सेम क्वेश्चन BHU 2020 में आया। ठीक है, HCF2 आइसो, क्योंकि DU 2020 का पेपर में मैंने सोल्व कराया ना, अभी तो मेरे को सब याद है। HCF2 आइसोस्ट्रक्चरल है, और यही ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन अलग अलग थे। तो आपको सबको पता है HCF, और इसके पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 8 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 यहाँ यूज हो गए, 2 ये रहे, 2 का लोन पेयर ये रहा और 2 का ये रहा। ठीक है, तो इसकी अगर मैं शेप की बात करूं सबकी, रुको एक चार्ट बना लो। ये शेप, यहाँ शेप की बात करूंगा सबकी, यहाँ ज्योमेट्री की बात करूंगा सबकी। तो इसकी जो शेप है वो तो लीनियर है, ज्योमेट्री जो है वो इसकी TBP है। ठीक है, ICl2 माइनस, तो 2 Cl हैं इस पे लगे हुए, बहुत बढ़िया बात है। पर एक माइनस है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस तो मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 2 तो ये आ गए, 2 ये रहे और 2 ये रहे। तो देखो इसकी भी शेप क्या है, इसकी बिल्कुल लीनियर है। ज्योमेट्री इसकी क्या है, ज्योमेट्री इसकी भी TBP है। तो बिल्कुल आइसोस्ट्रक्चरल है, आइसोस्ट्रक्चरल, शेप सेम, ज्योमेट्री सेम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ऑलमोस्ट। ठीक है, Cl वाले नहीं, जो बैलेंस इलेक्ट्रोड है जनरली सेम है। ठीक है, तो ICl2 के आइसोस्ट्रक्चरल है। SO2 का देख लो, S डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये शेप इसकी बेंट है, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, वही बात करूं SbCl3, Cl, एक लोन पेयर इसके पास। ठीक है, तो ज्योमेट्री की बात करूं इसकी तो दैट इज टेट्राहेड्रल, शेप की बात करूं तो दैट इज पिरामिडल। तो इनकी वो लिख दूँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसको देख लो, इसकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी ज्योमेट्री, सॉरी शेप के सामने नहीं, ज्योमेट्री के सामने लिखता हूँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री TBP, sp3d हाइब्रिडाइज्ड,
ज्योमेट्री sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन भी लिख रहा हूँ सबकी, ठीक है। STF2 TFF, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर से T पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे याद रखना, ऑक्सीजन फैमिली का है तो T पर 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से बॉन्ड आ गया, 2 से ये आ गया लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री तो इसकी हो गई वही टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। शेप की बात करूं तो इसकी जो शेप है वो बेंट हो जाएगी, कौन सी जाएगी बेंट। तो पता चल गया आइसो स्ट्रक्चरल विद ICl2- है, बाकी सब तो बता ही दिया मैंने। अगले पर चलते हैं। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस, एम्फोटेरिक मतलब वो होती है एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे, तो इसकी ZNO है। इसका शॉर्ट ट्रिक होती है जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आज सब भिखारी इंदौर गए। दीज कंपाउंड सोज, ये इनकी जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होती हैं। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आज सब भिखारी इंदौर गए, याद कर लेना, ठीक है। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आज सब भिखारी वैसे भिखारी होता है ना, भिखारी इंदौर गए, ओके गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज एग्जिबिटेड इन फॉलोइंग कंपाउंड। किस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, तो ये N3H है, तो मतलब N3 - H+ है, ठीक है। तो मतलब इसका तो वैसे स्ट्रक्चर ऐसा होता है N -, ठीक है। तो N3- हो जाएगा, या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, देखो 3x = -1, तो मतलब एक नाइट्रोजन की कितनी आ जाएगी -1/3। NH2OH में मतलब NH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो मतलब NH2 में क्या है, इसको वैसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। NH2 पॉजिटिव है, मतलब N की कितनी है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि देखो कैसे है x + 2 × 1 = +1, तो x की कितनी आ गई -1 यहाँ से, ठीक है। आगे बात समझ में। N2H4 इसकी स्ट्रक्चर से निकाल के दिखाऊं, NH2OH की, NH2OH, N इससे जुड़ा हुआ H जुड़ा HOH, ये ब्रेक टूटेगा तो ये -1 ये +1, इसमें नहीं निकालेंगे स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये +1 -1, दिस इज +1 और दिस इज -1, तो ये क्या बन गया -1 + -1 + 1, तो ये दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। स्ट्रक्चर से भी -1 आएगी। N2H4 की NHHH, ठीक है, ये काट दो, दैट इज +1 -1 +1 -1 0 0, तो इसकी कितनी आ गई -2, सेम +1 -1 +1 -1, इसकी कितनी आ गई -2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि N2H4, तो मतलब 2x + 2 × +1 = 0, मतलब x = 2x = 4 4 है ना, -4/2 दैट इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी -2। फॉर्मूले से निकाल लो ये स्ट्रक्चर। NH3 की बात करते हैं, NHHH लोन पेयर, ये काट गया +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ये सब कलेक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -3, इस फॉर्मूले से निकाल लो चाहे, ठीक है। NH3 है तो x + 3 × +1 = 0, तो x की -3, तो देखो x = -3, तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पूछा है, विच हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें -3 है,
इसमें -2 है, इसमें -1 है, इसमें -1/3 है। निगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होता है, मैंने अभी बताया। तो ये निगेटिव में सबसे छोटा नंबर क्या है? -1/3। तो N3H की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following cyano complex should exhibit the lowest value of magnetic moment बतानी है, ठीक है। तो देखो CO क्या होता है? D7 3+ में है तो D6 आ गया, CO 3+ में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 4s0 3d6। लिगेंड कौन सा है इसके साथ? CN, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना देगा इसके साथ मिलकर? दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो D6 लो स्पिन, 1 2 3 4, अच्छा मतलब पहला 1 2 3 पैरेलल भरेंगे, ठीक है। N की वैल्यू 0, म्यू S भी इसमें क्या हो जाएगा? √N+2 बोर मैग्नेटॉन, मतलब विच इज इक्वल टू 0। तो म्यू S भी 0। तो लीस्ट पूछा ना, विच वन एग्जिस्ट द लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट। तो लोएस्ट तो मुझे लगता है इसकी आएगी 0 आएगी। Mn की बात करेंगे तो Mn+3 में है, तो Mn का मतलब क्या हो गया? D4 हो गया बेसिकली, D4 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो D4 में लो स्पिन 1 2 3 4, ठीक है। N की वैल्यू 2, म्यू S की वैल्यू √2 ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। 3 दूनी 6, दैट इज √6 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट Cr+3, मतलब Cr+3 का मतलब हो गया, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ठीक है। 4s0 3d3, तो इसमें तो लो स्पिन हाई स्पिन का कुछ पंगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें D3 का कॉम्प्लेक्स ऐसे बना दो, 1 2 3, ठीक है। N की वैल्यू 3 होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू S हो गया √3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो 3 2 5 3 15 है, √15 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इसका म्यू S आ गया। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है इसका आएगा Fe3+, ठीक है, मतलब 4s0 3d4, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। नीचे वाले ऑर्बिटल को T2G बोलते हैं, ऊपर वाले को EG। तो इसमें N की वैल्यू 2 है, म्यू S की वैल्यू वही आ जाएगी 2 + 2 N+2 2 + 2 4, 2 और 2 4 दूनी 8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। यहाँ 8 आता भाई, देखो यहाँ मैंने गलती से 1 लिख दिया था भाई, इसको 2 करना है। 8 बोर मैग्नेटॉन आएगा इसका, ठीक है। 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो यहाँ से √8 बोर मैग्नेटॉन, तो सब इन दोनों की तो ऑलमोस्ट बराबर है। तो सबसे ज़्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? CN का होल 6 3- वाले का। ये नंबर दे रखे हैं, ये याद होनी चाहिए वैसे, याद, ठीक है। और सबसे कम है A वाले का, क्योंकि इसका 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है म्यू S, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू N+2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ओके, हो गया। अगले पे चलते हैं। द इसेंशियल सेट ऑफ बायोलॉजिकल इसेंशियल एलिमेंट, जो बायोलॉजिकली इसेंशियल होते हैं उनका सेट बताना है। Fe हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में इसेंशियल होता है। MO नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर हमारा, कॉपर के बहुत सारी हैं, जैसे कॉपर हमारा किस में होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिंक भी बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक हमारे बॉडी स्ट्रेंथ वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोबाल्ट का, Ru का इतना कोई यूज़ नहीं है, Ru का नहीं है, Mn का नहीं है, ठीक है, Ru का नहीं है। तो इनमें Ru का नहीं है, इसमें चारों का यूज़ है, जबकि Fe का तो आपको पता ही है, ठीक है। जिंक भी बहुत ज़्यादा बोन्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, बोन्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। बोन्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है हमारे लिए जिंक। तो ए इसेंशियल, बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट क्या है? FeMoCuZn। Ru का नहीं है यूज़ कोई, ठीक है। Mn का मैग्नीज का नहीं है, Ru रुथेनियम का नहीं है कोई, स्ट्रॉन्ग मेटल्स इनका कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। Ag का भी बायोलॉजिकली तो मुझे कोई लगता नहीं सिल्वर का कोई यूज़ है, ठीक है। तो उसमें ही पहले में चारों में सेट में चारों हैं जिनका यूज़ है बायोलॉजिकली, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बोर्न हार्बर साइकिल, पहले ही बताया था कि बोर्न हार्बर साइकिल, दोनों क्वेश्चन लैटिस एनर्जी से कितने इजी पूछा गया, कम से कम इसमें तो डाटा ही दे देता। बोर्न हार्बर साइकिल क्या बताती है?
एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी निकालने के काम आती है, ठीक है। और ये बेस्ड होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ भी नहीं था यार इसमें, कुछ भी नहीं था। अगले में चलते हैं, पीछे भी समझा दिया था ना। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अरे सिंपल सी बात है, करेक्ट IUPAC नेम है, सबसे पहले कैटायन का नाम ले लो, सोडियम किसमें लिखा हुआ है, सब भी सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें अगर +1 चार्ज है तो इसके मतलब +1 होता है सोडियम पे, तो ओवरऑल स्पेयर पर -1 चार्ज आ रहा होगा। अंदर के लिगेंड के सभी चार्ज निकाल के लिख लो, PT Br Cl NO2 NH3। देखो अमोनिया तो मेरा न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है, और बाहर Na है, तो मतलब Na पे +1 तो स्पेयर पे -1 आ रहा है। ब्रोमीन -1, क्लोरीन -1, NO2 -1, अमोनिया न्यूट्रल, तो -3 ओवरऑल बन रहा है और बाहर -1 मिल जा रहा है। तो देखो इसकी x मान लो, x -3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 3 दैट इज इक्वल टू +2। तो प्लेटिनम पर जो चार्ज है मेरा दैट इज +2। तो बाद में जब मेरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर निगेटिव चार्ज हो तो मेरे मेटल के नाम के आगे 8 लग जाता है, तो प्लेटिनम के आगे प्लेटिनेट लग जाएगा, ठीक है। और N से जुड़ा हुआ है नाइट्रेटो, ये बता रहा है हमारा। और इसमें मेरा अल्फाबेटिकली देख लेंगे, ये दिस इज अमीनो, दिस इज नाइट्रियो ट्रीटो, दिस इज क्लोरो, दिस इज ब्रोमो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो, ई फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा नाइट्रो। तो देखो सबसे पहले तो नाम क्या आ गया, सोडियम। फिर सोडियम के बाद क्या है, अमाइन या अमीनो जो भी है, ब्रोमीडो, निगेटिवली चार्ज लिगेंड पे ईडो लग जाता है आगे हैलोजन पे, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N से जुड़ा हुआ है, नाइट्रीटो N से जुड़ा हुआ है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्योंकि निगेटिवली चार्ज स्पेयर है तो 8 लग जाएगा मेटल के नाम के आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तरीका होता है IUPAC नेम लिखने का मेटल का। नेक्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब ग्रुप 18 के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट है, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन, यही तो होता है नोबेल गैस ग्रुप, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, ठीक है। सबसे ज्यादा कंपाउंड जिनोन के पास जाते हैं, तो जिनोन इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, देखते ही लगा दो सही बात है, जिनोन मोस्ट रिएक्टिव है। फॉल्स पूछा ना, दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, बिल्कुल सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में ही तो एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी, यही तब DU में एक क्वेश्चन पूछा गया था रेयर गैस का, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि मोनो एटॉमिक का, कि रेयर गैस जनरली मोनो एटॉमिक होती हैं। हाँ, ये क्योंकि जनरली नोबेल गैस रेयर गैसेस होती हैं तो मोनो एटॉमिक होती हैं। वैसे भी आज तक इनके कौन सा Xe2 या H हीलियम 2 या नियोन 2 मिले हैं हमें, हम तो नियोन N ही लिखते हैं, आर्गन AR ही लिखते हैं, AR2 या AR5 तो नहीं लिखते हैं। दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, डेफिनेटली दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, बिल्कुल पक्का नॉन मेटल ही नेचर होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जब ऐसे होती है, पीरियोडिक टेबल आप सबको पता है मेटल इस साइड लाई करते हैं और नॉन मेटल इस साइड लाई करते हैं, आप सबको पता है। तो ये तो बिल्कुल इधर होती है ग्रुप 18 में, ठीक है, तो ये तो नॉन मेटल वाली साइड है, ये भी सही है। तो रेडियो एक्टिव नेचर की नहीं होती, अरे बिल्कुल भी, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। रेडियो एक्टिव कहाँ होती है, बस रेडियो नीचे वाली हो सकती है, पर ये इसके नीचे जो यू करके 118 आते हैं, यू जो भी आएगा, यू आएगा ना 18 118, हाँ जो भी, तो वो हो सकता है, पर ये नहीं, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो करेक्ट पूछा था फॉल्स ही पूछा था, तो फॉल्स कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। आगे बात समझ में, बाकी तो तीनों करेक्ट हैं, तो सी स्टेटमेंट इज द राइट आंसर फॉर 119 का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, अरे बिल्कुल HSAB का क्वेश्चन है, हार्ट्स ऑफ HSAB कह रहा, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का क्वेश्चन है, एसिड बेस केमिस्ट्री से। तो देखो याद रखो, अगर किसी का एसिड वीक है तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है। और एसिड से कंजुगेट बेस बनता है -H+ लूज करके, और कंजुगेट बेस से उसका एसिड बनता है H+ लेकर। तो इन सब के एसिड बना लो। HNO3 में H+ ऐड कर दो तो HNO3 बन जाए, NO3- में, इसमें H+ ऐड कर दो तो ये HCl बन जाएगा, इसमें H+ ऐड कर दो तो H2SO4 बन जाएगा, और इसमें H+ ऐड कर दो तो CH3COOH बन जाएगा। अब जिसका एसिड जितना वीक उसका कंजुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं HNO3 HCl H2SO4 इनमें जो सबसे वीक एसिड है, ये तीनों एसिड हैं HNO3 HCl H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और आपको पता है, ठीक है, CH3COOH ये एक वीक एसिड है, ठीक है। जब इसका वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि इनका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक नेचर का होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस कौन सा है आपको पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस जिस वीक एसिड का, यानी CH3CO का। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, देखो भाई, थैंक यू सो मच। यहां हमारे BHU के 120 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। देखो स्लाइड ऐड कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे BHU के हिसाब से हैं वो याद रखना आप। हेट्रो, मैं पहले बता दिया, हेट्रोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एनालिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मो दोनों की दोनों, ठीक है। बाकी तो ऐसा नॉर्मल सभी टॉपिक हैं जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ग्रुप थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं था, वरना एक पॉइंट ग्रुप का भी क्वेश्चन आ जाता BHU में, ठीक है। ये टॉपिक हद इंपॉर्टेंट थे। बाकी इसका जो पेपर है मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ और बस पेपर भी था इंपॉर्टेंट और क्या है वगैरह। रिएक्टिव इंटरमीडिएट चैप्टर, हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, प्लस कोएमसी से इतना ज़्यादा नहीं है पर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना और ये हो जाएगा। और रामबाण है भाई, तो आप देख रहे हो मैंने कितनी पेपर में गया है, रिपीट है। तो क्या करना है आपको? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर लगाने हैं, फिर उनके सॉल्यूशन चेक करने हैं, वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज, बस ये टेस्ट सीरीज और ये रिलेट कर सकते हैं। इतना पढ़ लोगे ना, इतना कर लोगे ना, BHU DU पक्का हो जाएगा, चाहे वो BHU या DU हो या JNU, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो बाकी मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। BHU का अगर किसी को बैच भी ज्वाइन करना है तो वो भी है, इसमें कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज वगैरह, 50+ टेस्ट और सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है 2014-15, मतलब बहुत समय से, ठीक है। तो बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, सबको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।